आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हमारा कंप्यूटर एक हार्डवेयर मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विदाउट सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जैसे कि ह्यूमन बींग्स होती हैं, ह्यूमन बींग्स बिना दिमाग के काम नहीं कर सकती, या बॉडी के पार्ट जो बिना दिमाग के काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकती। तो जो कंप्यूटर के मेन रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस हुआ, हार्डवेयर डिवाइस को हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। मेन पार्ट है उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर के रिसोर्स के नाम से जानते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना और उनको प्रोसेस करना, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस करना। दूसरा पार्ट है उसका मेमोरी। मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी चूँकि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है, फास्ट होती है, उसमें एक्सेस करना, इसलिए ये कंप्यूटर में लगी होती है। यहीं पे सारा डेटा आता है, इंस्ट्रक्शंस आते हैं और यहीं से डेटा फैच किया जाता है और प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हमारी मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। मैग्नेटिक मटेरियल के अलावा और भी आजकल कई प्रकार की मेमोरी चल गई है। सॉलिड स्टेट मेमोरी चल गई है, उसके अलावा मैग्नेटिक टेप्स भी मेमोरी में आती है। उसके अलावा ऑप्टिकल डिवाइसेस भी है जिनमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली जो मेन मेमोरी यूज़ होती है वो कंप्यूटर का पार्ट मानी जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, और भी अन्य प्रकार की जो डिवाइसेस हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ताकि कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले आउटपुट को हम मॉनिटर पे देख सकें या प्रिंटर पे प्रिंट कर सकें, या हम जो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन या डेटा देना चाहते हैं वो कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से या लाइट पेन के माध्यम से या जॉयस्टिक के माध्यम से हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। इसके अलावा चौथा पार्ट है जो प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसे हम हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर हम लंबे समय तक के लिए डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं करता है। ये जो मेन रिसोर्सेज मैंने आपको बताए, प्रोसेसर, आईओ डिवाइसेस, मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज पर जो डेटा स्टोर होता है वो फाइल के रूप में होता है, तो फाइल। तो इन चारों रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करना, इनका उपयोग करने का काम हार्डवेयर का नहीं होता है बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन के अंदर स्टोर रहता है। तो जैसे हम कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होना प्रारंभ होता है और वो कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने 4 भागों में डिवाइड, कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक ही यूज़र को क्या करता है, हैंडल करता है। यानी कि वो जो यूज़र कंप्यूटर पर बैठा हुआ है वो अपने टास्क देगा और ये अपने सारे रिसोर्सेज को उन यूज़र को समर्पित कर देगा। यानी कि वो यूज़र उन सभी रिसोर्सेज को एट ए टाइम जितना चाहे अकॉर्डिंग टू हिज जॉब वो यूज़ कर सकता है। इसके बाद आता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग में यानी कि एक यूज़र एक समय में कंप्यूटर को एक से अधिक टास्क करने को दे सकता है और कंप्यूटर उन सभी टास्क को परफॉर्म करता है साइमल्टेनियसली।
यानी कि रिसोर्सेज का नंबर ऑफ टास्क में बंटवारा हो जाता है। तो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जांपल है वो विंडोज़ है, और सिंगल यूज़र का जो एग्जांपल है वो MS DOS है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसी के बाद आते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपका सिस्टम एक है, उससे अटैच नंबर ऑफ नोड्स हैं या टर्मिनल्स हैं, वो सभी यूज़र डिफरेंट टर्मिनल्स पे काम करते हैं और जो मेन कंप्यूटर है उसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी प्रकार से डेवलप किया होता है कि उन सभी यूज़र्स को नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो उसके पास लिमिटेड है उन सभी को क्या कर सके, शेयर करवा सके। इसके लिए जो एग्जांपल है वो विंडोज़ नेटवर्किंग है या लाइनिक्स है जो कि ओपन सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स है। इसके अलावा आता है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। मेन सिस्टम एक है, मेन सिस्टम से कनेक्टेड नंबर ऑफ यूज़र्स है, सभी यूज़र्स अपना अपना जॉब अपना अपना टास्क सिस्टम को करने के लिए दे रहे हैं और वो सिस्टम उन सभी को वन बाय वन हैंडल करता है और उन्हें एग्जीक्यूट करवाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो उसके पास अवेलेबल है वो नंबर ऑफ यूज़र्स में डिवाइड कर देता है। हाँ, यहाँ पे भी हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। अगर किसी यूज़र की हाई प्रायोरिटी का जॉब है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन इस प्रकार से होता है कि जो हाई प्रायोरिटी का जो जॉब होता है वो सबसे पहले उसे एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? तो अब बेसिकली हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे एक मैनेजर के रूप में कार्य करता है, यानी कि विच मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इफेक्टिवली यूज देम। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज का ख्याल रखना कि वो रिसोर्स कितनी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, कितना रिसोर्स किसको दिया गया है, इसका एक हिसाब रखना। कीप ट्रैक ऑफ स्टेटस ऑफ द ईच रिसोर्स कि मेमोरी कितनी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, कितना मेमोरी कौन से जॉब को अलॉट किया गया है, यानी कि अलोकेशन ऑफ द रिसोर्स का जो काम है ये प्राइमरीली एक फंक्शन हो गया। अगर मान लीजिए एक टास्क कंप्लीट हो जाता है और उस टास्क के द्वारा मेमोरी को छोड़ दिया जाता है या मेमोरी उसके द्वारा यूज़ में नहीं ली जा रही है, तो वो मेमोरी वापस फ्री स्टेटस में आ जानी चाहिए ताकि दूसरे वाले टास्क को जो उसके द्वारा मांगी जा रही है मेमोरी, उतनी मेमोरी उसे अलोकेट की जा सके। तो एक तो हो गया हमारा पहला अलोकेशन, यानी कि कीपिंग ट्रैक स्टेटस ऑफ ईच रिसोर्स में आता है। जो भी रिसोर्स की बात करें हम, चाहे मेमोरी की बात करें, चाहे हम प्रोसेसर की बात करें, चाहे हम IO डिवाइसेस की बात करें, चाहे हम फाइल की बात करें, तो प्रत्येक रिसोर्स किसको अलोकेट किया गया है, कितनी मात्रा में अलोकेट किया गया है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि हम एक पॉलिसी डिसाइड करेंगे, उस पॉलिसी के तहत ये देखा जाएगा कि किस जॉब के द्वारा कितनी मात्रा में रिसोर्स मांगा जा रहा है। अगर हम मेमोरी से कंसर्न हैं तो मेमोरी उसे कितनी मांगी जा रही है, क्या हमारे पास जो अवेलेबल मेमोरी है उतनी मेमोरी हमारे पास स्टेटस में बोल रही है, नहीं बोल रही है, अगर बोल रही है तो क्या उसे दी जा सकती है। तो एज पर दी पॉलिसी डिसाइडेड ऑलरेडी, उसके तहत रिसोर्सेज के अलोकेशन के लिए अगर हम अलोकेट कर सकते हैं तो हम उसे अलोकेट करवाएंगे उतनी मेमोरी। उसके बाद स्टेटस को चेंज कर दिया जाएगा अलोकेशन के बाद। तीसरी बात, अगर हमने मेमोरी रिसोर्स दे दिया और वो पर्टिकुलर जॉब एक निश्चित समय तक एग्जीक्यूट होता रहे, क्लियर, और ख़त्म हो जाने के पश्चात वो जॉब ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ इसका भी हमें ध्यान रखना है। ख़त्म हो जाता है तो वो रिसोर्स उसे वापस ले लेना, यानी कि डी एलोकेशन का काम।
और वापस इससे फ्री स्टेटस में डाल देना। तो ये मेमोरी का एलोकेशन, डिसाइडिंग ऑन विच ग्राउंड द मेमोरी हैज़ टू बी एलोकेटेड। क्या वो जॉब कंप्लीट हो गया है, जॉब कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमने उतने समय तक मानते हुए वो जॉब को मेमोरी दी थी, लेकिन वो टाइम समाप्त हो चुका, लेकिन जॉब अभी स्टिल नॉट फिनिश्ड, तो हम उससे टाइम बीइंग के लिए मेमोरी वापस ले लेंगे और दूसरे जॉब को अलोकेट करवा देंगे। अगर ख़त्म हो चुका है समय से पहले ही, तो वापस से रिसोर्स रिक्लेम करना। और फिर चौथा नंबर डी एलोकेशन प्रोसेस, यानी कि उसको हम फ्री स्टेटस में डाल देंगे। तो ये 4 बेसिकली प्राइमरी फंक्शन है जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम को करने पड़ते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, हमारा एक सॉफ्टवेयर हो गया या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि यूज़र के साथ एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि यूज़र सिस्टम को काम करने के लिए बोलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा और वो सिस्टम से काम करवाना प्रारंभ करेगा। दूसरा काम क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली मैनेज करता है और उनके रिसोर्सेज की अलोकेशन के प्रोसेस को पॉलिसी के तहत उसको अलोकेट किया जाना है नहीं किया जाना, ये डिसाइड करना। उसके बाद वो पर्टिकुलर जॉब उस समय में ख़त्म हो गया है या नहीं ख़त्म हो गया, ये देखना, और ख़त्म हो गया है तो रिक्लेम करना, और फिर डी एलोकेशन का प्रोसेस। इस तरह से ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने आपको एक मोटे रूप से एक इंट्रोडक्शन दिया है, डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो नेक्स्ट लेसन हमारा तैयार होगा उसके अंदर हम डिटेल में आपको इसके बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।